कहेंगे हाँ ठीक है बाजार नीचे, क्योंकि ग्लोबल फ्यूचर्स भी नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। बट देखना ही होगा लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कैसा रहता है। 6 खराब दिन के बाद बाजार क्या वापस से नीचे की तरफ आ जाता है लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, या शॉर्ट कवरिंग आती है। हमारे साथ स्वास्तिका इन्वेस्ट स्मार्ट के सुनील नियति भी जुड़ रहे हैं। सुनील, आपकी क्या व्यू बन रही है इससे बाजार में? आप तो अपने थोड़े एफ्लुएंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, आपके क्लाइंट अक्रॉस द कंट्री। अभी क्या सेंस आ रहा है, लोगों को हिम्मत आ रही है बाजार में बाय करने में, या अभी भी राइज ऑन शॉर्ट ऑन राइज वाला व्यू है, या फिर साइड में बैठे हुए हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं? थैंक यू अजय। जैसा आपने बोला कि लू और गर्मी के बाद एक वापस लग रहा है, मौसम विभाग ने जैसे किया वैसे हमें भी लगता है कि मार्केट का जो मध्य का दौर है वो एक बार पूरा होना चाहिए। हमारा रिटेल नेटवर्क बहुत अच्छा है और रिटेल इन्वेस्टर्स जब से मध्य है तब से इन्वेस्टमेंट में ही है, अभी उनको कॉन्फिडेंस भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आ रहा है उस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स का अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंट है लोग। तो अभी ये अच्छी बात आपने बताई। आपने बैंक के जो चेयरमैन हैं, 3-4 जो बड़े बैंक के मैनेजमेंट्स हैं, चाहे वो बंधन बैंक हो, एसबीआई, बीओबी, मैं आपको उनके व्यूज़ भी सुनवाता हूँ। निकल के आ रहा है भाव भले ही नीचे आ गए हो और प्रेशर हो। हालांकि लास्ट 2-4 दिनों से तो बैंक निफ्टी रिलेटिव आउट परफॉर्म कर रहा है, बट ये सेंस आ रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में बदलाव है, एसेट क्वालिटी नीचे आ रही है और ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हर दूसरा बैंक मैनेजमेंट आके ग्रोथ की बात करता है। इस सेक्टर पे आपका क्या व्यू है? नहीं, बैंकिंग सेक्टर तो बहुत अच्छा है। जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हुई है, एनपीएस कम हुए हैं, उस हिसाब से बैंकिंग तो आगे बहुत लो पी पे चल रहे हैं, आगे के लिए बहुत अच्छा है ये सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, रूरल एरियाज में छोटे प्लेसेस में लोग बैंकिंग अकाउंट्स में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सेक्टर तो बहुत अच्छा है। स्पेंडिंग भी बहुत अच्छा है, लोन एडवांसेस भी बहुत अच्छे हैं, हाउसिंग सेक्टर्स वगैरह में लोन वगैरह बहुत जा रहे हैं। तो ये सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छे हैं आगे के लिए। अगर स्ट्रेस देखते हैं तो उसको समय से पहले उसके लिए पूरा प्रोविज़न कर देते हैं, जिससे कि हमारी बैलेंस शीट किसी भी फ्यूचर शॉक से इंसुलेटेड रहे। ये हमारी एक फ़िलासफ़ी है जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले गत वर्षों से, और यही एक कारण है कि आपको जो एसेट क्वालिटी एकदम से बरकरार दिखाई दे रही है, उसका मेन कारण यही है। बाकी रिटेल में जो है अंडर राइटिंग में हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली कॉर्पोरेट का अंडर राइटिंग में भी हमने काफ़ी प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट किए हैं। उसके चलते हमारी बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक बिल्डअप हो रही है, और अगर कहीं कोई स्ट्रेस दिखाई भी देता है तो उसके लिए हम टाइमली प्रोविज़न कर देते हैं, जो कि जो है बैंक के हित में है, बैंक की बैलेंस शीट के हित में है, बैंक के सभी स्टेक होल्डर्स के हित में है। एनपीए जो बुक है अभी, एनपीए बुक से अक्टूबर दिसंबर से मार्च का एनपीए 10.8% से 6.4% आ गया, विच इज नियरली हाफ। एंड फर्दर वो जो डीपीटी है SMA 012 दैट हम देखते हैं जे वो भी एक एक बकेट में हाफ हो गया। दैट मीन्स कलेक्शन अच्छा हुआ एवरी बकेट में। तो इसीलिए हमारा जो रिस्क है, रिस्क थोड़ा कम हो जा रहा है दिन के दिन। तो फ्यूचर वो थोड़ा नॉर्मल में आ जाएगा, तो फर्दर एनपीए बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। रिटेल में जो है सबसे ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आई हैं। इस साल ऑर्गेनिक रिटेल ग्रोथ जो है लगभग 17% थी। उसके अंदर कुछ जो है सेगमेंट उसमें इससे भी अधिक थी। कार लोन्स हमारे लगभग 20% YOY बढ़े हैं, और हमारा जो पर्सनल लोन पोर्टफोलियो है वो लगभग दुगना हो गया है, करीब 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो गया। अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो पिछले साल चैलेंज लोन करने में नहीं था, परंतु मार्जिन्स में कॉर्पोरेट में अवश्य चैलेंज था, क्योंकि काफी लिक्विडिटी थी और जो प्राइसिंग हमें मिल रही थी वो रिस्क के हिसाब से हमें लग रहा था उसके अनुपात में नहीं है। परंतु इस वर्ष अब जबकि इंटरेस्ट रेट नॉर्मलाइज हो रहे हैं, मेरे विचार में कॉर्पोरेट में दोनों चीज संभव होंगी कि हम अपना पोर्टफोलियो भी ग्रो कर पाएं और साथ में मार्जिन भी हमारे ठीक हों। इसी प्रकार से अगर हम एमएसएमई को देखें, आपने ठीक फरमाया कि एमएसएमई भी अच्छा कर रहा है, परंतु अगर हम कोविड का इम्पैक्ट देखें तो मेरे विचार में जो लार्ज कॉर्पोरेट है वो तो उसे उभर गया है, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है अभी भी एमएसएमई में है। तो हमें एमएसएमई पोर्टफोलियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ताकि इसमें अपने जो बोरोवर्स उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि हम एमएसएमई में जैसे जैसे कि अर्थव्यवस्था का रूपांतर हो रहा है,
एमएसएमई बिजनेसेस जैसे बदल रहे हैं, उसके साथ साथ कैसे कैसे हमारा पोर्टफोलियो बदले। तो एमएसएमई में एक हिसाब से, मेरे हिसाब से, हमें अपने आप को रीइन्वेंट करने की आवश्यकता है। ऑलराइट, तो ये आप इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी सुन रहे थे बैंक्स की तरफ से। उसके बाद हमने देखा कि बैंकिंग सारा पीएसयू स्पेस में भी आपको एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा भी, लेकिन प्राइवेट स्पेस बैंक से पार्टिसिपेशन शायद इतनी नहीं है, जिसकी वजह से आज बैंकिंग इंडेक्स एक लिमिटेड पार्टिसिपेशन के साथ ही काम करे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मिस्टर सुनील नयती बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून मिस्टर सुनील। प्रियंका यर, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, बाजार में भले हम एक बड़ी सेलिंग देख रहे हैं, लेकिन ये सेलिंग क्या कितनी बड़ी है? क्योंकि हम एक बुल मार्केट में हैं। 2008 की जो बुल मार्केट थी उसमें भी कई बार करेक्शंस आई हैं, और आप इसी तरह की, और किसी भी बुल मार्केट में 2, 3, 4 बार करेक्शंस आना तो एक हेल्दी साइन भी माना जाता है, और करेक्शंस आती है हिस्टोरिकल जो हमने देखा है। ये वाली करेक्शन भी आपको क्या इतनी ही डीप और इंटेंस लगती है? क्या आप भी इसे एक पार्ट ऑफ बुल मार्केट ही मानेंगे, या आपका कुछ व्यू अलग होगा यहाँ? प्रियंका, बेसिकली जैसे 2020 मार्च के बाद हम ये बुल रन देख रहे हैं, उसके बाद ये सबसे बड़ा करेक्शन ये इस बार आया करीब 2 साल बाद में। तो ये बहुत हम प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि आना चाहिए, और अच्छा है, मार्केट हेल्दी भी है। पर इस बार जिस तरह से रिटेल मार्केट का पार्टिसिपेशन पहले कभी नहीं होता था इतना, हर बार एफआई सेल करती थी, रिटेल इतना नहीं होता था, तो ये मंडी बहुत ज्यादा नीचे तक जाती थी। पर इस बार रिटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको रोकने में। इस बार आपने देखा होगा फिगर्स, जैसा आपके चैनल्स पे आते रहते हैं, कि करीब 4 महीने में 2 लाख करोड़ का एफआई सेल करके गई है, फिर भी मार्केट 15% निफ्टी टूटा है। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, वो एक अच्छा करेक्शन आ गया है, और यहाँ से अब 15,000 से नीचे तो निफ्टी को हम लोग नहीं देखते, यहाँ से अब अच्छा जंप आना चाहिए, अच्छा बाइंग आना चाहिए। सुनील जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स बाजार पर जिस तरह से आप अपना नजरिया बता रहे हैं, ऐसे में स्पेसेस, सेक्टर्स कौन से हैं जो कि अब भी आपका भरोसा जीत रहे हैं, और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे दूर रहने की राय आप देंगे? जैसे कि अभी हमने बैंकिंग सेक्टर की इनकी कमेंट्री सुनी, तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, एनपीएस कम हो रहे हैं। उसके अलावा मेक इन इंडिया में जो कंपनीज अभी काम कर रही हैं, जैसे डिफेंस में भी आ गया कि ऑल सारा डिफेंस की प्रोडक्ट इंडिया अपने लोकल मैन्युफैक्चर से खरीदेगी, तो डिफेंस सेक्टर और उसमें जो कंपनीज हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा नीचे हुआ, तो आईटी थोड़ा सा भी प्रेशर में रहेगा, जैसे उस सेक्टर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि तो आईटी सेक्टर से लॉस होना रहना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा हमारा अच्छा रहा है, अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत है, तो इस सेक्टर की कंपनीज बहुत अच्छा करेगी। बिल्डिंग और ये हाउसिंग सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ये इन सेक्टर्स की कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। राइट, एक और चीज़ जानना चाहेंगे मिस्टर नयती, क्योंकि बाजार बार बार ये भी निकल कर आ रहा है कि इंडियन मार्केट्स जो है वो महंगे लगते हैं, वैल्यूएशन उनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर इमर्जिंग मार्केट्स, और हम देखें भी कि बाहर की मार्केट जितने करेक्ट हुई है, इंडिया में इतनी करेक्शन नहीं आई। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या हम एक एवरेज वैल्यूएशन के पास आ गए हैं, या अभी भी वी आर एक्सपेंसिव, या फिर आपको वैल्यूएशन के लिहाज से कहाँ कंफर्ट आता है, जिन स्पेसेस में आपको लगता है कि वहाँ बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए? नहीं, वैल्यूएशंस के हिसाब से मार्केट अपना अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गया है। अभी बाहर के मार्केट बहुत ज्यादा टूटे हैं, पर 19-20 के पी पे आ गया, बहुत अच्छा है ये। अच्छे क्वालिटी स्टॉक देख के इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना चाहिए यहाँ पे। अब बिल्कुल सुनील जी, अब क्योंकि हम आपसे बाजार पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं, तो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है होलसेम अडानी डील, इस पर भी आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आप बता चुके हैं कि रियल एस्टेट इंफ्रा स्पेस है जिस पर आपका फोकस है, लेकिन इस डील से सीमेंट स्पेस पर किस तरह के इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेंगे? क्या आपको लगता है कि कॉम्पिटिशन जो है बहुत बड़ी होती हुई अब दिखेगी अमंगस्ट अदर पीयर्स? जैसे कि इंफ्रा हाउसिंग सेक्टर बहुत अभी आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, और ये जो डील हुई है सीमेंट सेक्टर की डील है, तो कंपनीज एसीसी और ये अंबुजा नीचे बहुत पिछले काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रही थी, बड़ा एक साइड बाई पड़ी थी। ये डील होने से डेफिनेटली लाइमलाइट में आएगी। अडानी ग्रुप खुद बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली खुद की इन हाउस कंपनी होती है तो फायदा होना है। और एंटायर सीमेंट सेक्टर आपने देखा भी, स्टॉक सब दिख ही रहे हैं मार्केट के अंदर, तो एंटायर सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है ये डील, इस तरह की डील होना। और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए भी अच्छा है कि हमको अपॉर्चुनिटीज रहती है कि हम बाहर की इक्विटी हम खरीदने की ताकत रखते हैं, और हम अपनी लोकल इन सब कंपनीज को लेके आ रहे हैं।
बड़ा कंसर्न मिस्टर न्योती जो लोगों के माइंड में, रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में ज़रूर रहा होगा, क्योंकि 2020 के बाद से जो लोग भी नए पार्टिसिपेंट्स बाजार में आ गए उन्होंने एक तरफा तेज़ी देखी, और अब जिस तरह की मार बाजार को झेलनी पड़ रही है, जिस तरह की सेलिंग अब कंटिन्यूसली देख रहे हैं, वो ऑफकोर्स जाहिर तौर पर यहाँ पर वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ज़रूर चाहिए होगा। क्या यहाँ पर उन लोगों के लिए क्या सलाह होनी चाहिए जो लगातार डेडिकेटेडली विद डिसिप्लिन SIP करते रहे डिस्पाइट द मूवमेंट्स ऑफ मार्केट, और ऐसे में अब जब उनके रिटर्न्स अब फिर से 2020 के लेवल पे वापस चले गए हैं, या 2021 के स्टार्ट में क्योंकि जितने भी गेन्स अभी पीछे हुए उनके 2 साल के, वो इरोड भी हो गए हैं, 20-30% 40% तक कई स्टॉक्स डाउन। इनफैक्ट आप निफ्टी के स्टॉक्स देखें तो सिर्फ 20% ही निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो अब सिर्फ अब 200 DMS से ऊपर है, रेस्ट ऑल आर बिलो दैट। ऐसे में SIP इन्वेस्टर्स को क्या वर्ड ऑफ कॉशियसनेस, वर्ड ऑफ विजडम आप देंगे इस तरह के बाजार में? बेसिकली जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं कि रिस्क को अंडरस्टैंड करके ही इस मार्केट में आना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए उनको, और इन्वेस्ट करने के पहले कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, उसके सेक्टर्स क्या है, सारी चीजें होनी चाहिए। और हम साथ में ये भी कहते हैं कि जैसे इस तरह के डिप आते हैं उसके लिए हमेशा तैयारी होनी चाहिए, पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाएं। तो अभी ये अच्छा मौका है लोगों को खरीदने के लिए, और जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं उनके एडवाइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एकदम टिप्स पे या इस पे नहीं करना चाहिए। अच्छे प्रोफेशनल्स, अच्छे एडवाइजर्स की एडवाइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हमारे साथ नयनतारा भी बनी हुई है। नयनतारा ने ही स्टोरी ब्रेक की थी, ACC अंबुजा की डील अदानी ने एक्वायर किया, और इस पर अब कुछ और डेवलपमेंट्स नयनतारा लेकर आई है। नयनतारा बताएं, आपके पास अब क्या लेटेस्ट अपडेट है? जी, प्रदेश ने पहले आपको बताया था कि अदानी ग्रुप जीत गया है ACC और अंबुजा, वो था कल शाम को। उसके बाद हम सब ने प्रेस रिलीज भी पढ़ लिया, आपने देखा है कि स्टॉक्स में भी क्या रिएक्शन हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि डील क्लोजर के बाद क्या हो सकता है। मर्जर, हम कितने सालों से सुन रहे हैं कि ACC और अंबुजा का मर्जर होगा, लेकिन वो हुआ नहीं था। परंतु अब हमको पता लगा जा रहा है कि जब अदानी ग्रुप का डील खत्म हो जाएगा, ओपन ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अदानी ग्रुप दोनों कंपनीज को मर्ज करेंगे। उनको ये नहीं लगता कि कोई सेंस है 2 लिस्टेड कंपनीज के होने के लिए। वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रोथ नहीं होगी, कॉस्ट सेविंग कैसे होगी और सिनर्जीज कैसे बढ़ेंगी। तो उसके बाद मर्जर के दौरान काम करना का शुरुआत हो सकेगा। हम सब जानते हैं कि ACC और अंबुजा ने पहले भी मर्ज करने की कोशिश की है। 2017 में तो उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी को भी बनाई थी मर्जर के लिए, वो हुआ नहीं। सबसे बड़ा रीजन था रेगुलेटरी चैलेंजेस, पर वो रेगुलेटरी चैलेंज अब नहीं रहा है, और मैं बताती हूँ क्यों। जो सबसे बड़ा रेगुलेटरी चैलेंज था वो ये था कि जब लाइमस्टोन माइन को ट्रांसफर किया जाता तो बहुत ही बड़ी लॉयल्टी पे करनी पड़ती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में कुछ महीनों पहले ही एक नया माइंस और मिनरल एक्ट को इनैक्ट किया था। उस एक्ट में अगर ग्रुप कंपनीज के बीच में माइंस का ट्रांसफर होता है तो वो हाई रॉयल्टी पेमेंट नहीं देनी होती है। तो ओपन ऑफर के बाद दोनों ACC और अंबुजा अदानी ग्रुप की ग्रुप कंपनीज होंगी, तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हट जाएगा। हमने कुछ लोगों से बात की है, एनालिस्ट कम्युनिटी से बात की है, और वो सब कह रहे हैं कि अगर ACC और अंबुजा का मर्जर होगा, जो कंबाइंड एबिटा होगा वो 6 to 8% हायर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट सेविंग, सिनर्जीज सब सेंस लगता है करने के लिए। हमने अदानी ग्रुप को एक कमेंट मांगा था, उन्होंने भेजा नहीं है। नयनतारा, आपका शुक्रिया ये अपडेट भी हमें बताने के लिए। तो लगातार ACC अंबुजा डील को लेकर जो भी डेवलपमेंट, जो भी एडवांसमेंट होते हुए दिखे, वो लगातार हम आपको बता रहे थे, और अब यहाँ पर अपडेट, और ये डील होने के बाद भी क्या कुछ होता हुआ दिख सकता है, क्यों ये एक विन विन सिचुएशन है अदानी ACC अंबुजा के लिए, ये भी आपने जाना। लेकिन चलिए अगेन आगे बढ़ते हैं, और जहाँ बाजार में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, IPO मार्केट्स भी ऑन दी बूम है, और LIC इज अबाउट टू डेब्यू टुमारो। IPO मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर LIC IPO पर आप अपना नजरिया बताना चाहें? LIC कल लिस्टिंग है इसका, LIC का एक बार लिस्टिंग में वो गेन नहीं मिलेंगे जो पर LIC लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। हम हमारे निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को बोल रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहें, और ये IPO में बहुत रिटर्न, अभी स्टार्टिंग लिस्टिंग पे तो गेन नहीं आएगा, पर आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आना चाहिए।
ये लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर आप तो LIC के IPO में, LIC के स्टॉक में जब कल वो लिस्ट होगा, बने रहे रिटेल इन्वेस्टर, ऐसा मानना है सुनील आपका। सुनील आपका, क्योंकि हमने देखा ये जो कोविड के टाइम्स थे इसमें हमने देखा कि ज़्यादातर कंज्यूमर टेक कंपनीज बहुत चली, फार्मा स्टॉक्स बहुत चले, वो सारे स्टॉक्स अब जो वो सारा स्पेस अब रिवर्स भी हो रहा है, वहाँ पर अब गेंस नहीं रहे। लेकिन अब आपको लगता है कि कंज्यूमर टेक स्टॉक्स वहाँ पर कहीं अब आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता हो, आपको लगता हो कि वो अट्रैक्टिव हो गए, या फिर आप अभी और उनके बिजनेस मॉडल को देखना चाहेंगे और रुकना चाहेंगे? नहीं, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसमें तो इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा। इन्वेस्टमेंट इसमें हमेशा हम एडवाइस करते हैं उसके अंदर। और फार्मा और ये सब चीजें भी रुकी है तो थोड़ा सा पैनिक तो रहेगा इनके अंदर, पर जो बैंकिंग सेक्टर और ये जो इस तरह के सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल। सुनील, वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि कंसर्न इस वक्त दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन बीइंग वन, FIs की सेलिंग इंटेंसिटी जो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसे में काफ़ी सारी उलझने भी हैं लोगों के मन में। तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपके टेक अवेज या कह सकते हैं लेसन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर आप कुछ हिदायत उन्हें देना चाहें? नहीं, इन्वेस्टर्स को तो हिदायत हम यही कहते हैं कि हमेशा अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, क्वालिटी प्रमोटर्स में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली ऊपर नीचे होता है बाजार, पर लॉन्ग टर्म इंडिया मार्केट बहुत अच्छा है। यहाँ से अगले 10 साल में हम यहाँ से 3 टाइम्स मार्केट को देखते हैं, जो डेफिनेटली होना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट की अभी पॉलिसीज आ रही हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हमेशा हमारी एडवाइस रहती है। छोटी छोटी टिप्स और जो अनसॉलिसिटेड टिप्स होती है उससे हम दूर रहने की एडवाइस देते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, और अच्छे प्रोफेशनल्स की एडवाइस पे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आज हमें समय देने के लिए और इन सारे मैटर्स पर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट से हमसे बात कर रहे थे सुनील। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक बार अब मार्केट्स पर लौटते हैं और देख लेते हैं कि आज किस तरह की पोजीशन ट्रेडर्स को लेकर जानी चाहिए। मॉर्निंग में तो हमने देखा कि एक वन डायरेक्शनल ट्रेड थोड़े समय के लिए तो दिख रहा था, लेकिन गेन्स इरोड भी हुए। हालांकि